नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए प्रथम प्रतिश्रुति फर्स्ट प्रॉमिस उपन्यास का दूसरा अध्याय। लेखिका आशापूर्णा देवी। आपको प्रथम प्रतिश्रुति का जो पहला भाग है उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इसके एंड स्क्रीन में दे दूंगी। इसके अलावा अन्य कहानियाँ तथा उपन्यासों का लिंक आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऑल स्टोरीज और उपन्यास करके वहाँ जा कर के आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द्वितीय अध्याय। दीन तारिणी निरामिष रसोई घर में रसोई कर रही थी। सत्यवती बरामदे के नीचे छज्जे में आ खड़ी हुई। ऊंची नींव का घर, बरामदे का किनारा सत्यवती के नाक के बराबर है। पैर के अंगूठे पर सारे बदन का भार देकर कतराकर गला बढ़ाती हुई अपने स्वाभाविक मजे गले से उसने आवाज़ दी, दादी जी, ओ दादी जी। निरामिष रसोई घर के बरामदे पर भी आने की इजाज़त सत्यवती को क्यों किसी को भी नहीं थी। केवल निरामिष खाने वाले ही जा सकते हैं। माटी के बरामदे के एक कोने से खाक काट काट कर सीढ़ी बनाई गई है और उस सीढ़ी से एक बारगी घाट तक जाने की राह भी बनाई गई है। दीन तारिणी, मजली देवरानी, शिव जापा, दीन तारिणी की दो नंदे काशीश्वरी और मोक्षदा महज यही कहीं इस रास्ते में आने जाने की अधिकारिणी है। घड़ा लिए घाट जाती हैं, नहाकर घड़ा भरकर गीले कपड़ों में उन कई सीढ़ियों से उस स्वर्ग में चली जाती हैं। उसी रसोई घर की दीवार पर उनके कपड़े लत्ते सूखते हैं, क्योंकि रात को वहाँ फिर रसोई की बला नहीं रहती। घर लीपने के लिए भी कोई अछूत वहाँ नहीं जाएगा। वह काम मोक्षदा का है। झूठे कूटे के मामले में शायद मोक्षदा स्वयं भगवान पर भी पूरा विश्वास नहीं कर सकती, लिहाजा वह काम अपने ही हाथों करती है। इसके सिवा उम्र में मोक्षदा ही सबसे छोटी पड़ती है और वह सब उनकी गुरुजन है, सो सबके खाने पीने के बाद यह उसी की ड्यूटी है। रसोई का जिम्मा दीन तारिणी का है। उस रसोई की शुद्धता बचाने की जिम्मेदारी मोक्षदा की। बाकी दो जने यह वह जुटाने वाली, और यह जुटाने का काम भी कुछ कम नहीं। प्रयोजन 4 जने का होते हुए भी आयोजन 10 जनों का होता है। खैर, रहने दीजिए वो सब बातें। असल में बच्चों को इस आंगन में कदम रखने का हुक्म नहीं, लेकिन सत्यवती को कोई रोक नहीं पाता। वह जब तब बरामदे से नीचे खड़ी हो नाक बढ़ाकर पुकारती है, ओ दादी जी या ओ फुआ दादी। उसकी आवाज़ पाते ही दीन तारिणी अपनी गर्दन बढ़ाकर दरवाजे से उचकती हुई बोलती है, हाय राम, कितनी शैतान है ये छोरी, फिर आ गई तू। भाग भाग भाग, कहीं छोटी नंद जी ने देख लिया तो खैर नहीं। सत्यवती ने होठ उलट कर कहा, छोटी दादी जी को तो छोड़ो, तुम जरा सुनो ना। दीन तारिणी के कमाऊ पूत की बेटी है सत्यवती, और फिर उसका ब्याह हो चुका है, इसलिए उसके नसीब में ज़्यादा दूरछी नहीं जुटता। दूरछी मतलब बड़े बुढ़ियाँ जब बच्चों को डांटते हैं तो उसको बंगला में दूर छी 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 कहते हैं। इसलिए उसके लाड़ से दीन तारिणी जरा बरामदे में आ गई। इशारे से पूछा, क्या चाहिए। पीठ की तरफ मुड़े हुए हाथ को घुमाकर कंधे के एक छोटे से पत्ते को फैलाकर सत्यवती ने कहा, एक चीज़ दो ना। अभी चीज़ कौन सी दूँ, अभी तो कुछ पका भी है, और पका भी हो तो तेरी मजली दादी के गोपाल के भोग लगने के पहले कैसे पता चले तो कुर नक्षत्र नहीं मचा देगी। मुझे भोग से पहले कुछ चाहिए, वह भला बुरा पका चुका कर तुम ही लोग खाओ बाबा। मुझे थोड़ा सा बासी भात दो ना। बासी भात। दीन तारिणी आसमान से गिर पड़ी और उसी दम जैसे पाताल फोड़कर निकल आई मोक्षदा। सफ़ेद कोर की गीली साड़ी पहने, कमर पर भरा हुआ घड़ा। मोक्षदा का यह शायद तीसरा नहान था। जिस कारण से भी हो, चावल या साग धोने के लिए घाट पर जाते ही मोक्षदा नहा लेती। कब वह बरामदे पर आ पहुंची, दादी पोती किसी की नज़र नहीं पड़ी। नज़र पड़ी एक बारगी साक्षात पर। दीन तारिणी तो अजीब अप्रतिभ सत्यवती खींची, और मोक्षदा वह रंगे हाथों चोर पकड़ने वाले डिटेक्टिव जैसी उल्लसित। फिर तू आ गई यहाँ, तीखे स्वर में मोक्षदा ने पूछा।
सत्यवती ने जरा सकपकाते हुए कहा, वाह, मैं क्या तुम लोगों के बरामदे पर गई हूँ? बरामदे पर नहीं आई, मैं कहती हूँ रास्ते से आकर उन्हीं पैरों से इस आंगन में तो आई है। तुलसी चौरे पर पानी देने के लिए हम लोगों को आंगन में उतरना नहीं पड़ेगा। सत्यवती बुदबुदाकर बोली, 10 घड़ा पानी उड़ेले बिना तो उतरोगी नहीं, फिर ऐसा क्यों? बात बात पर बात देना ठीक नहीं है सत्तो, आदत सुधार। घड़े को धप से रसोई की चौखट के उस पर रखकर आंचल निचोड़ निचोड़ कर पैर का कादो धोते हुए मोक्षदा ने कहा, बाप के लाड़ से इस कदर चढ़ गई है। मैं पूछती हूँ, ससुराल में जी नहीं बसना है क्या? पराई गृहस्थी नहीं करनी? और कितने दिन यह ढींगी नाच नाचती फिरेगी? बहुत जोर तो जोर 2-4 साल, उसके बाद गले में रस्सी डालकर खींच नहीं ले जाएगा, तब क्या करेगी? बात बात में पराए घर जाने की विभीषिका दिखाकर काबू करने की यह कोशिश सत्यवती को फूटी आंखों नहीं सुहाती। इससे बल्कि 2 हाथ जमा दे सो बेहतर है। लेकिन यह पराए घर का उल्हाना उसे बर्दाश्त नहीं। लेकिन वही मानो इन लोगों का ब्रह्मास्त्र है। इसलिए सत्यवती खींचकर बोली, करूँगी क्या? करूँगी क्या? उठते बैठते सास का ठुनका खाएगी? यही पटला घोषाल के भतीजे की बहू जैसा ठुनका खाते खाते गाल पर काले दाग पड़ जाएंगे। सत्यवती अपने से ज़्यादा उम्र वाली की भंगिमा से झंकार उठी। दुनिया भर की औरतें आखिर पटल काका की भौजी जैसी लड़किन तो नहीं है ना? हाय राम, इस लड़की की बात तो सुनो। अपने हड़ताल रंग के दोनों पुष्ट हाथों को हिलाकर मोक्षदा ने कहा, कहेंगी क्यों नहीं? बहू का दोष नहीं, दोष हुआ सास का। वैसी मुहजर बहू का करे क्या सो तो बता। फूल चंदन से पूजा करेगी बिठाकर? आहा, जैसे पूजा के सिवा और कुछ है ही नहीं। जरा भली नज़र से देख नहीं सकती, 2 मीठी बातें नहीं कर सकती। हाय मेरी माँ, मोक्षदा हंसकर बोली। भीतर भीतर तो पक्की उस्ताद हो गई छोरी। अरे देखूंगी री देखूंगी तेरी सास तुझसे कैसे शहद घुली बातें करेगी, कैसी सुनहली नज़र से देखेगी। खैर छोड़ यह सब। बासी भात क्या कह रही थी? दीन तारनी अब तक चुप थी, अब हंसी। हंसकर बोली, वह मुझसे बासी भात मांगने आई थी। बासी भात मांगने? मोक्षदा एकाएक मानो फट पड़ी। हमारी रसोई में बासी भात मांगने आई है? और सुनकर तुम बदन हल्के लिए हंस रही हो? नई मजली बहू, पोती को और कितना लाड़ दोगी? परकाल जो साफ बनता जा रहा है। मैं पूछती हूँ, ससुराल जाकर कहीं विधवा की रसोई से थोड़ा सा बासी भात मांग बैठे तो लोग क्या कहेंगे? यह नहीं सोचेंगे कि वे लोग हम लोग शायद गपा शपा बासी हांडी का भात निगलते हैं? कहो, कहेंगे कि नहीं? ऐसा भी कोई कहता है छोटी ननद जी? बात को कुछ हल्का करने की गरज से जरा हंसने की कोशिश करते हुए दीन तारिणी ने कहा, लड़क बुद्धि है, अज्ञान में क्या नहीं कहती है। लड़क बुद्धि? हाय मेरी माँ, ससुराल में बसे तो यह बच्चे की माँ हो सकती है, समझ नहीं बहू। कंधे से अंगूछा उतारकर छाड़ते हुए मोक्षदा ने कहा, कानों में इसकी बोलचाल तो सुनती नहीं हो ना? लाड़ से ही फूली जा रही हो। सुन सत्तो, मैं कह ही देती हूँ, खबरदार 5 जने के सामने ऐसी बात मत कह बैठना। पड़ोसी ने मुँह झोंसी जो इन बातों की ताक लगाए बैठी हैं, सुनेंगी तो ठीक यही कहेंगी कि हम लोग बासी हाड़ी कहती हैं। सत्यवती ही करके हंस उठी। कहा, भला से लोगों ने कहा तो क्या तुम्हारे बदन में फोले पड़ जाएंगे? सत्य को छुआ जाने की भय से मोक्षदा छू नहीं सकती थी, इसलिए अपने ही गाल पर एक चपत लगाकर बोली, सुन लिया ना? नहीं बहू, सुन ले। अपनी पोती की हिमाकत की बात कहती है। भला से लोगों ने कहा, शास्त्र पोथी का कहा है, जिसे छी कहा उसका क्या रहा और कहनी क्या है? यह रे हुआ। अब दीन तारणी ने देखा मोक्षदा ने एक बार शुरू कर दिया तो खैर नहीं। मोक्षदा की तंदुरुस्ती गजब की है। जबरदस्त भूख प्यास उस भूख प्यास को दबाए रखती है। 3 पहर बेला जा चुकी होती है तब तो वह जलपान करती है। बेला जब झुक आती है तब भोजन, और सुबह की तरफ उसके शरीर के अंदर झांझा खांका होता रहता है। इसलिए अपनी बातों के मारे लोगों के छक्के छुड़ाए रहती है। इसलिए दीन तारणी ने झट प्रसंग को बदल दिया। हारी सत्तो, सुबह नाश्ता नहीं किया है? कुबेर में बासी भात की खोज? आहा, बलिहारी तुम्हारी बुद्धि की। बासी भात खाऊंगी? केचुए मिलाकर मछली मारने का चारा बनाऊंगी। क्या करेगी? दीन ताड़ने से पहले ही मोक्षदा ने अपनी आंखें कपाल पर उठा ली। क्या करेगी? चारा डालूंगी, चारा, मछली मारने का चारा। नेड़ू ने मेरी बड़ी बढ़िया छीप तैयार कर दी है बांस की, पिछवाड़े के पोखरे में मछली मारूंगी। सत्ती, मोक्षदा मानो तिल मिला उठी। छीप से मछली मारेगी तू? मान गई मैं बाप की बड़ी दुलरुआ बिटिया है,
तो क्या सांप के पैर देख लिए? लड़की होकर छिप से मछली मारेगी तू? सत्यवती ने अपने घुंघराले बालों में झटका देकर कहा, आह, छोटी दादी जी का कहना सुन लो जरा। लड़कियां मछली नहीं मारती, रागा चाची वगैरह मारती नहीं है, उस घर की फुआ नहीं मारती। हाय राम, हाय रे मुजली, वे लोग छिप से मारती है मछली? वे तो अंगोछे से छानती है छोटी छोटी मछलियाँ। अरे तो क्या हुआ? सत्यवती ने हाथ के पत्ते को बरामदे पर पटकते हुए कहा, अंगोछे से मारे तो दोष नहीं, बंशी से मारे तो दोष हो गया। छोटी मछलियाँ मारे तो कुछ नहीं, बड़ी मछली मारे तो गुनाह। तुम लोगों के इन दोषों का शास्त्र किसने लिखा है भला? सती, दीन तारिणी ने कड़ाई से कहा, रत्ती भर की लड़की, इतनी बड़ी जवान क्यों? ननद जो कि ठीक ही तो कह रही है, पराए घर जाकर गत होगी। बाप रे, थोड़े से बासी भात के लिए ऐसी लानत। मैं आमिष रसोई में जाती हूँ, वहाँ भी क्यों जाऊँ? वहाँ भी तो बड़ी चाची विराजमान है, गुर्राती हुई नज़र। खेदी के यहाँ से मांग लेती, वही अच्छा था। क्या कहा? क्या कहा तूने? खेदी के यहाँ से? कायस्थ के घर का भात छीटेगी तू? छीटा है क्या? बाप रे बाप, बात बात में दोष और दोष और दोष। खैर, मैं उस रसोई में ही जाती हूँ, लेकिन जब इतनी बड़ी मछली मार लाऊंगी ना, तब देखना। यह कहकर सत्यवती ने पटकते पटकते फटे हुए पत्ते को फेंक दिया और बरामदे के कोने की ओर से सीधे उस ओर चली गई। वहाँ तो हर घड़ी बहुत बड़े यज्ञ जैसा काम, दोनों बेला 200-250 पत्तलों के लिए प्रबंध, इतने लोग खाते हैं। वहाँ भी ऐसे ही ऊंचे बरामदे का घर, लेकिन बरामदे के ऊपर जाने में रोक नहीं। सत्य बेपरवाह ऊपर चली गई। इधर उधर निगाह दौड़ाकर उसने नारियल की एक खोली उठा ली और रसोई के दरवाजे पर जाकर हिम्मत करके आवाज दी, बड़ी चाची। तमाम दिन उमस सी रही। अचानक ठंडी बयार का एक झोंका आया, बदन जुड़ा गया, लेकिन जी में खौफ हो आया। समय बुरा है, चेत का अंत। ईशान कोने में बादल, उसकी छाया ने आधे आकाश पर मानो घूंघट डाल दिया, ठीक जैसे कोई खूंखार राक्षस धरती पर कूद पड़ने का पैतरा मांझ रहा हो। घाट घाट खेत पतार में जो जहाँ थे, वे बार बार आसमान की ओर ताकते हुए अपने हाथ के काम को खत्म कर लेने लगे। देखते ही देखते हवा में तरंग उठाते हुए गांव के इस छोर से उस छोर तक एक सनुनासिक स्वर की धुन सी शुरू हो गई। वह स्वर क्रम से ऊपर चढ़ने लगा, बीच बीच में उतरने लगा। उसकी भाषा थी, धौलियाँ धौली गोलियाँ। आंधी की आशंका से घर के निबोले जीवों की गुहाल में लौट जाने की थी पुकार। वह सत्यवती को पता न था कि आंधी से पहले या सांझ को जब गाय गोरुओं को पुकारा जाता है तो वैसे ही नकवाए स्वर में क्यों। वह इतना ही जानती है कि ऐसा ही नियम है। अवश्य जो लोग बुलाते हैं वही लोग 8 साल की सत्यवती से ज़्यादा क्या जानते हैं। उन्होंने भी जब से होश संभाला है यही तो देखा है कि गाय गोरू को सांझ के वक्त घर लौटने के लिए आकाश बतास कांपते हुए पुकारा हो जाता है, और यह आवाज़ सनुनासिक होती है। कौन जाने कभी कोई वरदान पाया हुआ गोरू आदमी की भाषा सीखकर मनुष्य से अपनी पसंद नापसंद का नमूना जता सका है या नहीं, यह बताया है या नहीं कि यही सनुनासिक स्वर ही मुझे रुचता है। फिलहाल देखने में यह आया कि वे बोल प्राणी इस उस छोर तक गूंज रही पुकार से अपने गुहालों की ओर मुड़े। वे भी एक एक बार गर्दन उठाकर आसमान को देख लेने के लिए। सत्यवती एक खबर जुटाकर बनर्जी टोले से जल्दी जल्दी घर की तरफ भागी जा रही थी। फिर भी आसपास गूंजती उस पुकार को सुनकर उसने भी ऊंचे गले में आवाज लगाई, सांवलिया धोलिया। आम के बगीचे से होकर रामकली राय टोले से पैदल ही आ रहे थे, अपनी पालकी वहीं उधार दिया। गांव के बूढ़े राय बाबू की हालत नाजुक है। खबर पाकर उनकी नाड़ी देखने गए थे रामकली। उनकी नाड़ी की स्थिति देखकर उन्हें गंगा यात्रा कराने की सलाह दी और मुसीबत में पड़े। राय बाबू के दोनों लड़के गुजर चुके हैं, 3 नाती हैं, पर उन नातियों की यह जुर्रत नहीं कि पालकी का किराया और कहारों की मजूरी देकर दादाजी की गंगा यात्रा का इंतजाम कर सके। लेकिन वैसे सदाचारी बूढ़े आदमी आखिर घर में पड़े पड़े मरे, आंखों देखकर यही कैसे सहा जा सकता है। और यदि ले जाया जाए तो त्रिवेणी की गंगा ले जाना ही अच्छा है। गंगा यात्रा की सलाह से राय बाबू के पोते जब आपस में एक दूसरे का मुंह ताकने लगे तो लाचार रामकली को कहना पड़ा, पालकी की फिक्र मत करो तुम लोग, राय काका मेरी ही पालकी से जाएंगे।
राय बाबू के पोतों ने धीमे से कहा, जी आपको मरीज देखने के लिए तो दूर दूर जाना पड़ता है, पालकी दे देने से। रामकली ने गंभीरता से हंसकर कहा, तो फिर दादाजी को कंधों पर ही ले जाओ, 3 लायक पोते हो। गुरुजन के मजाक से हंसे ऐसी बेअदबी की सोची भी नहीं जा सकती। लिहाजा वे तीनों अपना सिर खुजाने लगे और उन तीनों में से जो बड़ा था उसने कहा, सोच रहा था बैलगाड़ी से। तुम लोगों का ऐसा सोचना वाजिब नहीं है भैया। बैलगाड़ी से ले जाने पर 92 साल का यह पिंजरा पंछी समेत गंगा जी पहुँच सकेगा? पिंजरा छोड़कर पंछी फुर हो जाएगा। मैं भी उनका बेटा जैसा ही हूँ। तुम लोगों को सकुचाहट नहीं होनी चाहिए। और फिर जल्दी की भी ज़रूरत है, कब क्या हो जाए कहा नहीं जा सकता। राय बाबू की धुमेली आंखों से आंसू की 2 बूंद टपक पड़ी। उभरी नसों वाले दाएं हाथ को आशीर्वाद देने के ढंग से उठाकर बोले, जयस्तु। बाहर निकलकर रामकली ने पालकी के कहारों को कहा, नाहा की पालकी यहाँ से ले जाकर क्या करोगे? इसे रहने दो और तुम लोग घर जाकर खा पी लो। भोर भोर को उठकर चले आना। और हाँ, मेरे यहाँ जाकर कल दिन भर के लिए जलपान कलेवा ले लेना, समझे? और हाँ, यह भी देख यहाँ अभी कोई ज़रूरत है तो नहीं, मैं जा रहा हूँ। लपके ही चले जा रहे थे रामकली, क्योंकि बाहर निकलते ही देखा ईशान कोने में मेघ है। पालकी से रोगी देखने जाते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि रामकली चल नहीं सकते। रोज वे ब्रह्म मुहूर्त से जगते हैं। नित्य क्रिया से निर्वित होकर 2 कोस का चक्कर काट आना उनके नित्य के कर्मों में पहला काम है। लेकिन हाँ, रोगी के यहाँ जाना और बात है। मान मर्यादा का जो प्रश्न है, रास्ता कम होगा, इसके लिए बगीचे की राह चले थे। परंतु आम के बगीचे के पास पहुंचते ही झड़े पत्तों और धूल की आंधी उठी। झट से बगीचे के बीच से निकलकर किनारे चले आए। आते ही ना आते ठिठक गए। यह आवाज़ तो सत्य की है ना? हाँ, गला तो एकदम सत्य जैसा ही लग रहा है। हवा की साए साए के विपरीत होने से आवाज़ को समझने में जरा देर लगी, लेकिन जरा ही देर, और फिर गायों के नाम भी जाने पहचाने। सांवली, धौली उन्हीं की तो गाय हैं, और गाय तो रामकली के एक गुहाल है, पर ये दोनों सुलक्षणा वाली हैं, इसलिए रामकली की बड़ी प्रिय हैं। समय मिलते ही वे अपने हाथों उनके आगे घास डालते हैं, बदन पर हाथ फेरते हैं। घर की कुंवारी लड़कियां सांवली धोती से ही गोकाल व्रत करती हैं, और मोक्षता उन्हीं के गोबर से घर की शुद्धता बरकरार रखती है। कान खड़े कर रामकली ने अनुमान लगाया कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर लपक कर जाकर उसे पकड़ लिया। सत्यवती उस समय धूल के थपेड़ों से बचने के लिए आंख पर दोनों हाथों से आंचल रखे हुई थी। जा कहाँ रही है? जल्द गंभीर स्वर में रामकली ने कहा। सत्यवती चौंकी, मुंह पर से कपड़ा हटाया कि काठ की मारी सी रह गई। सत्यवती को गर्चे सभी बाप का दुलरुआ कहते हैं, पर सच ही ये वह बाप के बड़े प्यार की भी है और फिर सुलक्षण वाली भी है, इसलिए रामकली मन ही मन मानते भी हैं। तो भी यह मतलब नहीं कि आमने सामने आदर खातिर कुछ और हो। सो पिता की आवाज़ सुनते ही उसके होश उड़ गए। रामकली ने फिर एक बार पूछा, ऐसे वक्त गई कहाँ थी तू? सजली फुआ के यहाँ, सत्यवती ने धीमे से कहा। सत्यवती ने यह जो सजली फुआ का नाम लिया वह रामकली की चचेरी बहन है। इसी गांव में ससुराल है उसका, यहाँ रहती है। बहुत सिकुड़कर रामकली ने कहा, इतनी दूर अकेली जाने की क्या पड़ी थी? साथ में कोई क्यों नहीं है? बस यही, इसलिए सत्यवती को लोग बाप का दुलरुआ कहते हैं। थप्पड़ नहीं, मुक्का नहीं, कान मल देना भी नहीं, बस कैफियत पूछ लेना। अब हिम्मत पाकर सत्यवती ने कहा, अकेली क्यों जाने लगी? पुन्नू फुआ साथ में थी, फिर मैं आपको बुलाने के लिए दौड़ी आ रही हूँ। मुझे बुलाने के लिए दौड़ी आ रही है? बहुत सिकोड़कर वे बोले, किस लिए? मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? अब की वह पूरा साहस पाकर उत्साह से बोली, जटा भैया की स्त्री की अब तब हालत है, नाड़ी छूट गई है, इसलिए सजली फुआ रोते रोते बोली, सती जाकर जरा मजले भैया को तो बुला ला, जहाँ से भी हो। मैं रायटोले गई, वहाँ मालूम हुआ आप अभी अभी चल दिए। रायटोला तू भी गई थी? ना आफत कर दी तूने। जटा की बहू को अचानक क्या हो गया? उसकी नाड़ी छूटी जा रही है? छूटी जा क्या रही है? सत्य ने और भी उत्साह से कहा, छूट गई है। सजली फुआ चीख रही है, छाती पीट रही है और तकिया बिस्तर हटा रही है। अरे क्या कह रही है? चल देखे। रामकली बोले, आंधी आ गई, पानी भी आ चला, अजीब मुसीबत है। हुआ क्या था? कुछ नहीं, सजली फुआ ने कहा। रसोई बसोई कर करा के जैसे ही बहू खाने बैठी कि जटा भैया ने पान मांगा। भौजी ने कहा पान खत्म हो गया। कहना था क्या, बस बाबू बिगड़ गए। भौजी की पीठ पर धमाधम लात की भौजी मुँह के बल गिरी। सत्यवती
सहसा खुक खुक करके हंसने लगी। हंस क्यों रही है? रामकली डपट उठे। खीजे भी, कैसी असभ्य है ये लड़की, हंसी का कोई समय समय नहीं। कहा, अरे कोई मर रहा हो तो हंसना चाहिए, यही शिक्षा दीक्षा है। सत्यवती यूं ही हंस पड़ी थी। अब पिता की डांट से सहम कर मुंह को मलिन बनाने की कोशिश करती हुई बोली, सचली बुआ ने कहा था, धक्का लगना था कि घोड़े की तरह लुढ़कती हुई बहू आंगन में जा गिरी। किसी तरह से हंसी रोककर सत्यवती ने फिर कहा, जटा भैया की बीवी बहुत भात खाती है ना बाबूजी, तभी इतनी मोटी है। ओह, ऊब दिखाते हुए रामकली तेजी से चलते रहे। सत्यवती भी चलने में कुछ कम नहीं, बाप के साथ ही साथ वह भी चलती रही। जटा की स्त्री के लिए रामकली को जितनी सहानुभूति ना हुई, जटा के इस व्यवहार से उसके मन ही मन खींच हुई। अभागा ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर का सांड है, काला अक्षर भैंस बराबर, गांजा भांग में उस्ताद, और फिर कुल से बाहर की यह आदत की बीबी की पिटाई। जटाफटा का बाप होता तो ऐसा नहीं था, बल्कि रामकली की गुणवंती बहन ने ही जिंदगी भर उस बेचारे की नाक में दम करे रखा। क्या पता कहाँ ठौर कुठोर लगा है, सचमुच ही मर जाए तो बड़े झमेले में पड़ना पड़ेगा। सत्यवती को भूलकर रामकली ने और भी जोर से कदम बढ़ाया। सत्यवती ने अब दौड़ना शुरू किया। वह हार नहीं मानने की, आंखें ऊपर को उठाकर स्थिर हो गई। मुंह से फैन बहकर सूख गया, हाथ पांव ठंडे। संदेह की गुंजाइश ही क्या, सारे लक्षण साफ ही थे। इसी बीच उसे तुलसी तले लिटा दिया गया। तकलीफ करके घर से लाना बेशक नहीं पड़ा। लात की ठोकर से लुढ़क कर आंगन में तुलसी तले के करीब ही जा रही